12 मार्च 1993 हमेशा की तरह मुंबई की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। आने वाले पल से अनजान हर कोई अपने काम में व्यस्त था। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अब से कुछ देर बाद ही मुंबई में ऐसी तबाही होगी जिसे मुंबई शहर कभी नहीं भुला पाएगा। साउथ मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां हर रोज की तरह ट्रेडिंग सेशन चालू हो चुका था और 4000 से ज्यादा लोग ट्रेडिंग रिंग के अंदर अपनी किस्मत आजमाने में लगे थे। सभी की निगाहें स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर टिकी थीं कि तभी 1:30 बजते ही बीएसई के बेसमेंट में खड़ी एक मारुति कार में जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि इसने बीएसई की 19 मंजिला इमारत को हिला कर रख दिया। एक ही पल में बिल्डिंग के आसपास खड़े लोग धमाके की चपेट में आ गए और दर्जनों लोग वहां बिखरे मलबे में गुम हो गए। एक पल के लिए मानो सन्नाटा छा गया हो। चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठ चुका था और लोगों की चीख पुकार से दलाल स्ट्रीट में मातम छा चुका था। अचानक हुए इस धमाके से जहां लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही बेसमेंट में लगी आग की वजह से वहां खड़ी गाड़ियां भी एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगी, जिसके चलते इस तबाही के मंजर ने देखते ही देखते और भी भयावह रूप ले लिया। एक ही पल में हुए इस हादसे ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 200 से ज्यादा लोग इस धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असल में अभी कई और बड़े धमाके बाकी थे जिसने पूरी मुंबई को खून से लाल कर दिया था। दलाल स्ट्रीट के धमाके की गूंज अभी लोगों तक पहुंची ही थी कि ठीक 3 मिनट बाद ही मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके कत्था बाजार में एक स्कूटर में जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे कत्था बाजार की सड़क भी खून से लाल हो जाती है। जहां एक ओर दर्जनों लोग इस धमाके की चपेट में आ चुके थे, वहीं दूसरी ओर कत्था बाजार की गलियां संकरी और तंग होने के चलते अचानक हुई भगदड़ से कई लोग कुचले जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। 12 मिनट बाद एक धमाका शिवसेना भवन के पास और 1:50 पर एक धमाका सेंचुरी बाजार में हुआ। सेंचुरी बाजार में पेट्रोल पंप के पास RDX से लेस एक मारुति कार पार्क की गई थी, जिसके चलते जब विस्फोट हुआ तो पेट्रोल पंप में भी आग लग गई, जिससे आसपास की दुकानें और व्हीकल्स भी इस धमाके की चपेट में आने लगे। ठीक 5 मिनट बाद फिशर्स हार्बर पर एक और बम एक्सप्लोड हुआ, जिससे मजगांव डॉकयार्ड पर भी मौत का तांडव शुरू हो गया। 2:10 पर कुर्ला में एक टैक्सी में बम ब्लास्ट हुआ, जिससे उस टैक्सी के साइड में खड़ी बस इस धमाके की चपेट में आ गई। इस धमाके से बस में ट्रैवल कर रहे लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके चलते कई लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आई विटनेस की माने तो ये दृश्य इतना भयावह था कि लोगों के फेस तक पहचान में नहीं आए कि मरने वाला आखिर कौन था। 40 मिनट के अंदर हुए बैक टू बैक इन 6 धमाकों ने मुंबई को हिला कर रख दिया था, जिससे मुंबई पुलिस को भी ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स और फायर ब्रिगेड को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। देखते ही देखते मुंबई में चक्का जाम हो चुका था और चारों तरफ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज गूंजने लगी थी। लेकिन अभी तक सिर्फ मुंबई ने इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की पहली वेव का सामना किया था। अभी कई और धमाके बाकी थे जिससे मुंबई कांपने वाली थी। 3:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक प्लाजा सिनेमा, होटल सी रॉक, जुहू सेंटर होटल, एयर इंडिया बिल्डिंग में बैक टू बैक 4 बड़े धमाके हुए, जिससे वहां भी लोगों की चीख पुकार मचने लगी और चारों ओर मातम छा गया। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि एक धमाके की गूंज कमजोर पड़े उससे पहले ही दूसरा धमाका सुनाई दे जाता था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिचुएशन को कैसे कंट्रोल में लिया जाए। 3:40 पर जवेरी बाजार और 3:45 पर सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 और बड़े धमाके हुए, जिससे पूरी मुंबई में दहशत का माहौल बन गया। लगभग पूरी मुंबई इस आतंकी हमले की चपेट में आ गई थी। सड़कें सुन पड़ चुकी थीं। हॉस्पिटल्स घायलों की चीख पुकार से गूंजने लगे थे। जो जहां था वहीं ठहर गया। दृश्य ऐसा पैदा हुआ कि मानो कुछ देर के लिए मुंबई ठहर गई हो। 2.25 घंटे में बैक टू बैक हुए इन 12 धमाकों में टोटल 257 लोग मारे गए और 713 लोग इन धमाकों में बुरी तरह से जख्मी हुए। 257 people were killed. Bombay was rocked by serial bomb blasts. 1993 Mumbai bomb blast.
धमाकों की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच रही थी और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अब तक मामले की गंभीरता को समझते हुए मुंबई पुलिस द्वारा RNWIB और CBI को इन्फॉर्म किया जा चुका था और मुंबई क्राइम ब्रांच की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा चुकी थी, जिसको लीड करने की जिम्मेदारी DCP राकेश मारिया को दी गई। शुरुआत में तो मुंबई पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि मामले की इन्वेस्टिगेशन आखिर कहां से शुरू की जाए, क्योंकि पुलिस को जब तक किसी बॉम्ब ब्लास्ट की खबर मिलती उससे पहले ही दूसरी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका होता था। लगातार 12 जगह हुए इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये जरूरी हो गया था कि जल्द से जल्द इस गिरोह को पकड़ा जाए, जिससे मुंबई को और तबाही का सामना न करना पड़े। शुरू में तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन जब सभी लोकेशंस पर हुए बॉम्ब धमाकों के पैटर्न को एनालाइज किया जाता है तो पुलिस को वहां से एक छोटा सा क्लू मिलता है। दरअसल सभी धमाकों वाली साइट्स से पुलिस को स्कूटर्स और पुरानी 4 व्हील्स बरामद हो रही थी, जो कि धमाकों के लिए इस्तेमाल की गई थी, जिसके चलते मुंबई पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई कि यदि किसी भी संदिग्ध व्हीकल को अपने एरिया में देखा जाए तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। साथ ही बॉम्ब स्क्वाड टीम को भी तैनात किया गया और सभी पॉपुलेटेड एरियाज में हाई लेवल चेकिंग चालू कर दी गई, जिसके चलते मुंबई पुलिस को जवेरी बाजार के पास धनजी स्ट्रीट में एक संदिग्ध स्कूटर की इंफॉर्मेशन मिलती है। सूचना मिलते ही बॉम्ब स्क्वाड टीम के साथ मुंबई पुलिस मौके पर पहुंचती है और स्कूटर की छानबीन करी जाती है। जब बॉम्ब स्क्वाड टीम को यह कंफर्म हो जाता है कि स्कूटर में बॉम्ब प्लांट किया हुआ है तो एरिया को खाली करवाकर बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया जाता है। इस स्कूटर की नंबर प्लेट गायब थी, इसलिए यहाँ से तो पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन इसी दौरान सिवेरी इलाके में पुलिस को एक और मारुति कार मिलती है जो कि RDX और ग्रेनेड से लेस थी। दरअसल उस बॉम्ब की मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ी होने के चलते वो एक्सप्लोड नहीं हो पाया था और अनएक्सप्लोडेड ही कार में रह गया था। खुशकिस्मती से इस कार पर लगी एक नंबर प्लेट भी पुलिस को मिलती है, जो कि बॉम्ब प्लांट करने वाला गिरोह हड़बड़ी में निकालना भूल गया था। ये सबूत पुलिस को इस गिरोह तक पहुंचाने के लिए काफी था, इसीलिए इस नंबर प्लेट को ही आधार बनाकर आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की जाती है। इस कार की नंबर प्लेट को जब ट्रेस किया गया तो मुंबई के माहिम एरिया की अल हुसैनी बिल्डिंग में रहने वाली रुबीना मेमन का नाम सामने आया, जो कि टाइगर मेमन के नाम से मशहूर हवाला कारोबारी इब्राहिम मुस्ताक अब्दुल रजाक मेनन की सिस्टर इन लॉ थी। टाइगर मेमन का नाम सामने आते ही पुलिस को पूरा मसला समझ में आने लगा। दरअसल टाइगर मेमन हवाला कारोबार से जुड़ा होने के साथ साथ पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन रखता था, जिसके चलते इस सीरियल ब्लास्ट के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आने लगे। इसीलिए देर न करते हुए फौरन पुलिस टाइगर मेमन के घर पर दस्तक देती है, लेकिन टाइगर मेमन एक रात पहले ही अपनी पूरी फैमिली सहित पाकिस्तान भाग चुका था। इस तरह टाइगर के अचानक देश छोड़कर पाकिस्तान फरार होने के चलते पुलिस का शक उस पर और गहरा गया। पुलिस का शक यकीन में तब बदला जब रेड के दौरान उसके घर से एक स्कूटर की चाबी बरामद हुई। दरअसल ये चाबी उसी स्कूटर की थी जो पुलिस को धनजी स्ट्रीट के पास RDX से लेस मिला था। टाइगर तो देश छोड़कर भागने में कामयाब हो चुका था, लेकिन जल्द ही पुलिस उसके नेटवर्क से जुड़े असगर मुकादम को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाती है। असगर मुकादम टाइगर मेनन का कथित मैनेजर था और हवाला से जुड़े कारोबार में पूरी तरह से इन्वॉल्व था। असगर मुकादम को जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया तो शुरुआत में तो उसने इस मामले की कोई भी जानकारी उसे ना होने का नाटक किया, लेकिन जब पुलिस ने अपने स्टाइल में उससे पूछताछ करी तो एक के बाद एक नाम उसके हलक से बाहर आने लगे। इन लोगों में ज्यादातर लोग अब तक मुंबई से फरार हो चुके थे और जो मुंबई में थे वो अब तक अंडरग्राउंड हो चुके थे, जिसके चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अपील पर 19 नवंबर को इस केस का इन्वेस्टिगेशन CBI को हैंडओवर कर दिया जाता है। देश भर में फैले अपने नेटवर्क और पावरफुल इंटेलिजेंस के चलते कुछ ही दिनों में CBI इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े अधिकांश लोगों को अरेस्ट करने में कामयाब हो जाती है, जिसके चलते अगले कुछ ही दिनों में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई।
इन गिरफ्तारियों से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि आतंकी कहीं बाहर से नहीं आया था, बल्कि देश के अंदर ही छुपा बैठा था। लेकिन अभी और डीप इन्वेस्टिगेशन होना बाकी थी और कई बड़े नाम सामने आने बाकी थे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इंटेलिजेंस और खुफिया एजेंसीज के नाक के नीचे रहकर भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहलाए जाने वाली मुंबई में कैसे इतने बड़े सीरियल ब्लास्ट के प्लानिंग को अंजाम दिया गया। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित स्थल पर बड़ी संख्या में कार सेवकों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और भारी पुलिस बल के तैनात होते हुए भी कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके चलते पूरे देश में कई जगह हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया और दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़पें होने लगीं। मुंबई में भी कई जगह दंगे और आगजनी हुई, जिसके चलते कई लोगों की जान जाने के साथ साथ संपत्ति का भी व्यापक नुकसान हुआ। इन्हीं दंगों के बीच टाइगर मेनन का ऑफिस भी आगजनी की चपेट में आ गया और जलकर खाक हो गया, जिसके चलते उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ और इस नुकसान का जिम्मेदार उसने हिंदू समुदाय के लोगों को माना। जहां बाबरी मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचने की वजह से पहले से टाइगर के दिल में हिंदुओं के प्रति आग लगी हुई थी, वहीं उसके तिजारत इंटरनेशनल ऑफिस में आग लगने के चलते हुए भारी नुकसान की वजह से उसने कुछ ऐसा करने की ठान ली जिसका परिणाम पूरा मुंबई शहर भुगतने वाला था। टाइगर मेनन पाकिस्तान में बैठे दाऊद इब्राहिम से ऑलरेडी कनेक्टेड था, इसलिए अगले कुछ दिनों बाद ही उसने दाऊद के साथ मिलकर दुबई में एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें दाऊद और टाइगर के साथ साथ मुस्तफा दोसा, जावेद चिकना और अबू सलेम भी शामिल थे। इस मीटिंग का उद्देश्य मुंबई में कुछ ऐसा करना था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे, जिसके चलते एक ऐसा सीरियल ब्लास्ट प्लान किया गया जो मुंबई में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के साथ साथ मुंबई को खून से रंगने वाला था। इस अटैक में पैसों के साथ साथ बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग, विस्फोटक और उसको सिक्योरली ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ने वाली थी, जिसके चलते एक और जहां दाऊद पाकिस्तान में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए आईएसआई को भी अपने प्लान में इन्वॉल्व कर लेता है, वहीं दूसरी ओर टाइगर वापस मुंबई आकर ग्राउंड लेवल पर अटैक की प्लानिंग करने लगता है। टाइगर का नेटवर्क मुंबई में पहले से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए एक्सप्लोसिव मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने और बॉम्ब्स को प्लांट करने के लिए जल्द ही उसने कुछ लोगों को रेडी कर लिया। इन लोगों को टाइगर द्वारा आश्वासन दिया गया कि काम पूरा होने के बाद इन्हें दाऊद के नेटवर्क से पाकिस्तान में पनाह दे दी जाएगी, जिसके चलते करीब 10 लोगों को दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया ताकि बॉम्ब बनाने की स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें दी जा सके। पहले से हवाला कारोबार से जुड़े होने की वजह से टाइगर की पहुंच कुछ कस्टम अधिकारियों तक भी थी, जिसके चलते एक्सप्लोसिव मटेरियल इंडिया में लैंड करवाने में उसे ज्यादा मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। उसने अलग अलग जगह पर एक्सप्लोसिव मटेरियल को लैंड करवाया और फिर लोकल ट्रांसपोर्ट से उन्हें मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर पहुंचा दिया। शुरुआत में तो इस सीरियल अटैक के लिए 19 फरवरी का दिन डिसाइड किया गया था, क्योंकि इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, जिससे हिंदू आबादी वाले एरियाज में होने वाले क्राउड की वजह से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही इस गिरोह से जुड़ा गुल मोहम्मद शेख गुल्लू इंटेलिजेंस की नजर में आ जाता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी होने के चलते पूरे प्लान के पर्दाफाश होने के डर से कुछ दिनों के लिए एक्टिविटी रोक दी जाती है और 12 मार्च का दिन इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के लिए डिसाइड किया जाता है। मुंबई शहर की हाईली पॉपुलेटेड और हिंदू मेजॉरिटी वाली टोटल 13 लोकेशंस को मार्क किया गया जहां बॉम्ब प्लांट किया जाना था। बॉम्ब प्लांट करने के लिए स्कूटर, पुरानी 4 व्हीलर्स और ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें आरडीएक्स के साथ टाइमिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। सभी लोगों को अपने अपने काम की जिम्मेदारी देकर घटना से एक दिन पहले ही यानी 11 मार्च को ही टाइगर मेमन अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान निकल जाता है, जहां दाऊद ने पहले से ही उसे पनाह देने का इंतजाम कर रखा था। 12 मार्च के दिन सुबह से ही एक्टिविटी तेज हो जाती है और सभी बॉम्ब प्लांटर्स एक के बाद एक पहले से डिसाइड की गई सभी लोकेशंस पर आरडीएक्स से लेस व्हीकल्स को ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते 1:30 बजते ही मुंबई में एक ऐसा जलजला आता है जिससे पूरी मुंबई कांप उठती है।
ब्लास्ट के बाद अब तक जहां सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, वही पुलिस मेनन फैमिली के सभी गोडाउन और सीक्रेट लोकेशंस पर छापेमारी भी कर रही थी, जिसके चलते जब मेनन फैमिली के गैराज पर छापा मारा गया तो वहां से पुलिस को RDX AK-56 राइफल्स, ग्रेनेड्स और डेटोनेटर्स बरामद हुए। इस बरामदगी के चलते पुलिस को ये आभास हुआ कि शायद ये अटैक और भी भयावह हो सकता था। अब तक टाइगर के नेटवर्क से जुड़ा मोहम्मद उस्मान खान भी अरेस्ट किया जा चुका था, जिसको जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया तो क्रॉफर्ड मार्केट के आसपास वाली लोकेशन पर एक्सप्लोसिव छुपाए जाने का पता चला। इस लोकेशन पर जब रेड की गई तो पुलिस ने यहां से भी कई डेटोनेटर्स और ग्रेनेड्स बरामद किए। मुंबई पुलिस के होश फाख्ता तब हुए जब 26 मार्च के दिन की गई रेड में पुलिस को एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट साइट पर 1034 किलोग्राम RDX बरामद हुआ, जो कि क्वांटिटी में इतना ज्यादा था कि मुंबई के एक बड़े हिस्से को तबाह कर सकता था। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर बरामद हुए एक्सप्लोसिव के बॉक्सेस पर POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मार्का था, जिसने इस घटना के तार सीधे ISI से जोड़ दिए। यानी एक बात तो साफ हो चुकी थी कि दाऊद और मेनन के साथ ISI भी पूरी तरह इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, जिसके चलते जब हवाला कारोबार से जुड़े लोगों को ट्रेस किया जाने लगा तो दाऊद गैंग से जुड़े अबू सलेम का नाम निकलकर सामने आया। अबू सलेम इस ब्लास्ट में पूरी तरह इन्वॉल्व था और एक्सप्लोजिव को ट्रांसपोर्ट करने और मुंबई में अलग अलग जगह पर ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी उसी की थी। लेकिन पुलिस जब तक उसे अरेस्ट कर पाती तब तक वो इंडिया छोड़कर दुबई जा चुका था। इस तरह अबू सलेम तो बच निकलता है, लेकिन 28 मार्च को उसके नेटवर्क से जुड़े बाबा मूसा चौहान को पुलिस दबोचने में कामयाब हो जाती है। मूसा चौहान की जब खिंचाई की गई तो उसने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 2 फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हनीफ कदावाला का नाम ले दिया। गिरफ्तारियों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी कि तभी एक ऐसा नाम सामने निकल कर आया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हड़कंप मचा दिया। दरअसल जब समीर हिंगोरा और हनीफ कदावाला को पुलिस द्वारा इंटेरोगेट किया गया और उन्हें भी जब ये लगने लगा कि उनका बचना अब नामुमकिन है, तो उन दोनों ने संजू बाबा का नाम ले दिया। ये संजू बाबा कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त था। पुलिस को दिए स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 12 जनवरी को बाबा मूसा चौहान और अबू सलेम के साथ मिलकर उन्होंने संजय दत्त के पाली हिल बंगले पर राइफल्स, ग्रेनेड्स और RDX डिलीवर किया था। सूचना मिलते ही जब पुलिस ने संजय दत्त के बंगले पर रेड की तो पुलिस ने रेड में राइफल, मैगजीन्स और एम्यूनिशन के कार्ट्रिजेस बरामद किए। जिस समय ये सारा घटनाक्रम चल रहा था उस समय संजय दत्त अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मॉरिशस में थे। इस रेड की जानकारी उन्हें लग चुकी थी, जिससे संजय दत्त और उसके पिता सुनील दत्त ने पुलिस को आश्वासन दिया कि वो पूरी तरह पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे। जैसे ही 19 अप्रैल को वो वापस इंडिया लौटे तो पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से ही धर दबोचा। इंटेरोगेशन के दौरान जब संजय दत्त से पूछताछ हुई तो पहले तो उसने केवल ये कह दिया कि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, जिससे झुंझलाकर DCP राकेश मारिया ने संजय दत्त के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, जिससे संजय दत्त की पतलून ढीली पड़ गई और उसने पुलिस के सामने पूरे घटनाक्रम का जिक्र कर दिया कि आखिर कैसे बाबा मूसा चौहान और अबू सलेम के साथ मिलकर समीर हिंगोरा और हनीफ कदावाला ने उस तक हथियारों की खेप पहुंचाई थी। पुलिस को दिए कन्फेशन के बाद कई सालों तक टाडा कोर्ट में संजय दत्त का ट्रायल चला और 31 जुलाई 2007 को टाडा कोर्ट ने इलीगल आर्म्स पोजेशन के जुर्म में संजय दत्त को 6 साल इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। टाइगर मेनन का भाई याकूब मेनन, जो इस ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, उसे भी CBI ने 28 जुलाई 1994 को काठमांडू से अरेस्ट कर लिया, जो कि नेपाल के रास्ते दुबई भागने की फिराक में था, जिसे 2007 में महाराष्ट्र स्पेशल टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जिसके चलते 30 जुलाई 2015 को उसे फांसी दे दी गई। अबू सलेम, जो कि इंडिया से फरार हो गया था और पुर्तगाल में छुपा हुआ था,
उसे भी कूटनीतिक प्रयासों से 10 नवंबर 2005 को भारत लाया गया और स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस तरह इस सीरियल ब्लास्ट के लिए जिन लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर मोहरा बनाया गया, वे तो आज अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, लेकिन टाइगर मेनन और दाऊद जैसे उनके अब्बा पाकिस्तान में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं।